वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 3 जून 2021 और 3 जून 2021 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना। तो स्टार्ट करते हैं टुडे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों में और लाइक जरूर कर दो। तो पहले क्वेश्चन की और अपने बढ़ते हैं और पहला बहुत खास क्वेश्चन है हमारे लिए। राजस्थान सरकार ने रामगढ़ वन्य जीव अभयारण्य को राजस्थान सरकार ने रामगढ़ वन्य जीव अभयारण्य को प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी दे दी है। यह है किस जिले में? इतने दिन यह चौथा टाइगर रिजर्व क्या था? प्रस्तावित था। अब इस पे मोहर लगा दी, इसको मंजूरी दे दी है और इसकी जो अधिसूचना है वो जो नेशनल टाइगर रिजर्व जो परियोजना का प्रोजेक्ट संस्था है उसको भेज दिया गया है। तो यह किस जिले में है? तो जाहिर सी बात है पेपर में पक्का पूछा जाएगा। तो ये रामगढ़ विश्वधारी अभयारण्य कहाँ पे है? बूंदी के अंदर स्थित है। तो राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व रामगढ़ वन्य जीव अभयारण्य को मंजूरी दी जा चुकी है। रामगढ़ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है? बूंदी के अंदर। एक तो ये प्रश्न सीधा आएगा, रामगढ़ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है? बूंदी में है। और राजस्थान में पहले कितने? 3 टाइगर है। एक तो रणथंभौर जो 1973 में स्थापित हुआ था, पहली राजस्थान की पहली बाघ परियोजना और सबसे बड़ी है। सरिस्का जो 1978 में स्थापित हुई थी अलवर केंद्र, और मुकुंदरा हिल्स जो 2013 में बाघ परियोजना स्थापित हुई थी। ये कोटा, बूंदी, झालावाड़ केंद्र है। तो ये 3, ये कोटा, 12 झालावाड़ केंद्र। तो रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स के बाद चौथा जो टाइगर बाघ परियोजना में शामिल होने जा रहा है वो है रामगढ़ बूंदी। बहुत खास क्वेश्चन है ये, एक अच्छी न्यूज है, मंजूरी मिल चुकी है। अब जल्द ही इसको स्थापित करने की अधिसूचना पूरी जारी हो जाएगी। अब इमेज में देखिए, यहाँ इमेज में आप देखिए ये रामगढ़ बांध है, ये सॉरी रामगढ़ बांध भी है, जयपुर के अंदर है। रामगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, यहाँ पे देखिए बाघ बैठे हैं। अब आपको पता है, आपने पहले भी सुना होगा कि रामगढ़ बांध के अंदर रणथंभौर से, कहां से? रणथंभौर से बाघ आते हैं और खुले विचरण करते हैं, इसलिए इसको रणथंभौर अभयारण्य भी कहा जाता है रामगढ़ को। पहले आपको आपने कभी किताबों में पढ़ा होगा कि राजस्थान का ऐसा अभयारण्य है जहाँ पे बाघ परियोजना शामिल न होने के बावजूद भी वहां पे बाघ विचरण करते हैं, ये रामगढ़ यानी रणथंभौर पास में ही है, आपको पता है। तो रणथंभौर से जो बाघ है वो टहलते चलते या रामगढ़ बांध में, ये सूर्य अभयारण्य में आ जाते हैं। तो ये देखिए ये बैठे रहते हैं ऐसे। अब सरकार ने इसको मंजूरी दे दी है कि इसको भी अभयारण्य बना दिया जाए ताकि रणथंभौर के अंदर बहुत सारे बाघ हैं उनको यहाँ पे लाया जाए, क्योंकि रणथंभौर में इतने बहुत ज्यादा बाघ है कि वो आपस में लड़ते रहते हैं, विचरण करते रहते हैं, तो नुकसान बहुत होता है। अब बात आती है, इस बाघ परियोजना की बात आती है तो राजस्थान में जो अभी बाघ, राष्ट्रीय बाघ गणना हुई थी, राजस्थान में टोटल बाघ कितने हैं? 69 बाघ है, याद रखना। पूरे भारत में 2967, पूरे भारत में 2000 2967 बाघ है। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में बाघ है। कहाँ पे? सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में बाघ है। कितने? 526 बाघ है, इसलिए इसको बाघों का स्टेट कहते हैं, टाइगर स्टेट कहते हैं मध्य प्रदेश को। राजस्थान में सिर्फ 69 बाघ है, ये याद रखना। और सबसे ज्यादा रणथंभौर जो बाघ परियोजना है उसमें सबसे ज्यादा राजस्थान का बाघ की दृष्टि से देश में 8वां स्थान है। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। और ये जो रामगढ़ बांध है ये कब स्थापित, रामगढ़ अभयारण्य है वो कब स्थापित हुआ था? 1982 के अंदर हुआ था। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब बात आती है पर्यावरण की, तो वन व पर्यावरण मंत्री, राज्य मंत्री हमारे कौन है? सुखराम बिश्नोई हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस व्यक्ति को रिसर्च एक्सीलेंस अवार्ड 2020 प्रदान किया गया? 2021 प्रदान किया गया। राजस्थान के किस व्यक्ति को रिसर्च एक्सीलेंस अवार्ड 2021 प्रदान किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा रमेश गांधी को इंस्टीट्यूट ऑफ स्कॉलर्स बेंगलुरु की ओर से 2021 के लिए रिसर्च एक्सीलेंस अवार्ड जयपुर के रमेश गांधी को प्रदान किया गया। और ये कब प्रदान किया गया? 31 मई को। कब? 31 मई को विश्व तम्बाकू दिवस पर ये प्रदान किया गया, क्योंकि ये रमेश गांधी के एक गांधी फाउंडेशन के तहत लोगों को ये जागरूक करते हैं कि तम्बाकू खाने से कितना नुकसान होता है, कितना शरीर को नुकसान पहुंचाता है। ये सारी चीजें ये लोगों को जागरूक करती हैं। इसलिए जो हमारी रिसर्च एक्सीलेंस जो इंस्टीट्यूट ऑफ स्कॉलर्स बेंगलुरु है उसकी ओर से 2021 के लिए रिसर्च एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया। इतना ज्यादा खास नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है, वहां की संस्था के द्वारा यानी
ये पूरे देश में जो रिसर्च करता है, जागरूकता का काम करते हैं, उन्हें अवार्ड देने का काम करते हैं। तो अब की बार ये रिसर्च एक्सीलेंस अवार्ड जयपुर के रमेश गांधी को प्रदान किया गया। तो ये याद रखना कब, तमाकू जो विश्व तमाकू दिवस है उसके अवसर पर 31 मई को। अच्छा, डॉक्टर देव स्वरूप यानी प्रोफेसर देव स्वरूप कौन है? अभी मैंने हाल ही में आपको बताया था कि जो कॉलेज है उनकी परीक्षा या उनको प्रमोट करने का जो काम है, राज्य सरकार को सलाह देने के लिए एक समिति गठित की गई। उसकी किसकी अध्यक्षता में? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर देव स्वरूप की अध्यक्षता में। और प्रोफेसर आदित्य शास्त्री वनस्थली विद्यापीठ टोंक के जो कुलपति थे, उनका हाल ही में निधन हो गया। तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखना। अगला, और इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ हमारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर, एक तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप, जिसमें आपको पीडीएफ क्विज और इसके अलावा कोई भी लिंक है वो आपको प्राप्त हो जाता है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर सीधा नानक क्लासेस जाके सर्च करोगे तो 10,500 के आसपास हमारे साथ विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। जो विद्यार्थी नए हैं वो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का घंटा दबाइए, ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच के। और जो विद्यार्थी कह रहे हैं मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहा है, वो एक बार चैनल को अनसब्सक्राइब करके वापस सब्सक्राइब करके और बेल आइकन का घंटा दबाओ, आपके पास नोटिफिकेशन आने लगेगा। ये कोई यूट्यूब का सिस्टम होता है, कई बार किसी के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है। और कुछ एक विद्यार्थियों की समस्या आ रही है कि जो आप कमेंट लिखते हो, बहुत कमेंट लिखते हो ना, वो कमेंट कई बार डिलीट हो जाते हैं। पिछले 3-4 महीने से दिक्कत आ रही है, ये यूट्यूब की कोई दिक्कत है, वैसे कोई टेक्निकल दिक्कत नहीं है, पता नहीं क्या करना है, डाल देते हैं। जैसे राजगोला जी ने कहा था, प्रवीता ने कहा था, ममता ने मुझे कमेंट किया था कि ये पता नहीं कारण ही है कोई, कमेंट यूट्यूब ऑटोमेटिक कट देता है। तो आप ऐसे काम किया करो, छोटे छोटे कमेंट लिख के देखा करो, इतना बड़ा एकदम आप ज्यादा को करते हो ना, छोटे छोटे कमेंट अलग अलग डाल के देखो वो कटते हैं क्या, फिर अपने देखते हैं, पता नहीं कोई कारण है ऐसे यूट्यूब का कि वो कट जाते हैं। मैंने कईयों के कमेंट पढ़े कि सर मैं कमेंट करता हूँ और वो कट जाते हैं, थोड़ा वो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस जिले में ऊंटनी के हल्दी युक्त दूध उत्पादों को लॉन्च किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के किस जिले में ऊंटनी के हल्दी युक्त यानी हल्दी मिलाकर दूध के उत्पादों को लॉन्च किया गया है? ऊंटनी का दूध तो है, उसमें हल्दी युक्त उत्पाद बनाकर लॉन्च किया गया है, वो बीकानेर के अंदर किया गया है। राजस्थान के बीकानेर में ऊंटनी के हल्दी को दूध उत्पादों को लॉन्च किया गया है, वहां पे बीकानेर के अंदर। अब बीकानेर की खास बात आती है यार, बीकानेर में ऊंटों की बात आती है तो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? जोहड़बीड़ बीकानेर में। कहाँ पे? जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर है। इसकी स्थापना 1984 को हुई थी, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन। अब राष्ट्रीय जब भी नाम आता है, इसका मतलब केंद्र की संस्था के द्वारा स्थापित किया गया है। 1995 में इसे स्वतंत्र अनुसंधान केंद्र बनाया गया। 2008 में राष्ट्रीय अनुसंधान विश्वविद्यालय भी बनाया गया। 2008 में राजस्थान में भारत की पहली कैमल मिल्क डेयरी भी बनाएगी बीकानेर के अंदर। 2008 में राजस्थान और भारत की पहली कैमल मिल्क डेयरी भी बनाएगी। और आपसे पूछे कि जो ऊंटनी का जो मिल्क प्लांट है वो कहाँ स्थापित बनेगा? कैमल मिल्क प्लांट है वो जयपुर के अंदर स्थापित किया। मैं अब आपको इमेज में दिखाता हूँ, दो प्रकार के ऊंट आपने नाम सुने होंगे। ये देखिए ये ऊंट एक कुबड़ वाला, ये ऊंट दो कुबड़ वाला। दो कुबड़ वाले ऊंट तो पाए जाते हैं ईरान के अंदर, सुना है ना आपने, पैक हफ्ता में पता है कि ऊंट में एक तो एक कुबड़ वाला भारत में पाया जाता है, भारत पाकिस्तान में पाया जाता है। दो कुबड़ वाले ये देखिए ईरान के अंदर पाया जाता है। उसकी तस्वीर भी मैंने दिखा दी, बहुत सारे विद्यार्थियों का ऊंट देखा होगा नहीं, उसको दिखा देता हूँ। अब बात आती है पूरे देश में सबसे ज्यादा ऊंट भारत में है। पूरे देश में ऊंट सबसे ज्यादा भारत में 2.5 लाख के आसपास है। लेकिन एक बुरी खबर ये है कि अभी जो 20वीं पशु गणना हुई थी उसमें राजस्थान में ऊंटों में कमी आई है, यानी लगभग 34.69% ऊंट घटे हैं। ऊंट घटे हैं। सबसे ज्यादा हमारे राजस्थान में ऊंट पाए जाते हैं जैसलमेर में, और न्यूनतम पाए जाते हैं प्रतापगढ़ में। न्यूनतम पाए जाते हैं प्रतापगढ़ में। दो चीज ध्यान रखना, इनकी नस्ल है जैसे बीकानेरी, जैसलमेरी, अलवरी, मारवाड़ी, जालोरी, कच्छी, लोही, सॉरी लोही नहीं, गुरहा, मालवी, कच्छी। अब यहां से एक क्वेश्चन आपके लिए मैं ये देता हूं कि पेपर में आता है ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऊंट का वैज्ञानिक आपको पता है राज्य पशु है, वैज्ञानिक नाम। और अक्सर हम सीधा पढ़ लेते हैं कि इसका नाम, इसको अंग्रेजी में कैमल कहते हैं तो हम कैमल पढ़ लेके जाते हैं। लेकिन कई बार ऑप्शन में, चारों ही ऑप्शन में कैमलेस होता है, कैमलेस, कैमलेस या कैमल होता है। इसका पूरा नाम है कैमलेस, कैमलेस ड्रोमेडेरियस। ये याद रखना, पेपर में आपको जब भी ऊंट का वैज्ञानिक नाम पूछेगा तो वो कैमलेस चारों ऑप्शनों में दे देगा, क्योंकि हम दिमाग में सोचते हैं कैमल है कैमलेस वैज्ञानिक नाम, लेकिन पूरा नाम याद रखना कैमलेस डोमेडेरियम। ये पेपर में पूछा डोमेडेरियस,
ये पेपर में पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको तस्वीर दिखा दी, वैज्ञानिक नाम दिखा दिया। इस चीज को याद रखना, जितनी मैंने आपको सारी चीज बता दी। और रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। अब देखिए, 15वें वित्त आयोग के द्वारा अनुशंसा के अनुसार वर्ष 2021-22 के लिए शुद्ध ऋण सीमा राज्य सकल घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत निर्धारित की गई है? 15वें वित्त आयोग, केंद्र में 15वां वित्त आयोग लागू है कि अनुशंसा के अनुसार 2021-22 के लिए शुद्ध ऋण सीमा राज्य सकल घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत निर्धारित किए? पेपर में सीधा सीधा आएगा 4%। कितने? 4%। 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसा के अनुसार 2021-22 के लिए जो ऋण सीमा है वो जीएसडीपी की 4% निर्धारित की गई है। इस सीमा में वर्ष 2021-22 वर्ष के बजट अनुमानों में जो राजकोषीय घाटा राशि है वो 47,652 करोड़ 70 लाख अनुमानित है, जो कि राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 3.98%। अब इस क्वेश्चन को आप याद रखना, जिनके यहाँ पे जो आर्थिक समीक्षा की बात आती है वही क्वेश्चन बन सकता है। अगला, वर्ष 2020-21 में राजस्थान की स्थिर मूल्यों 2011 पर प्रति व्यक्ति आय लगभग कितनी रही है? प्रचलित मूल्यों पर और स्थिर मूल्यों पर दोनों ही पेपर में आएगी, और सबसे ज्यादा ये प्रचलित है। तो स्थिर मूल्यों पर जो प्रति व्यक्ति आय है वो है 72,297, 72,297 रुपए है। वर्ष 2020-21 में स्थिर मूल्यों पर 72,297 रुपए है, और प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय 1,09,386 है। प्रचलित कीमतों पर कितनी है? 1,09,386 है, और स्थिर मूल्यों पर है 72,297, जो घटी है। ध्यान रखना, कमी आई है इन प्रति व्यक्ति आय में, क्योंकि मैं आर्थिक समीक्षा के जब मैंने आपको वीडियो करवाए थे तो उसमें मैंने पूरी आपको डिटेल बताई थी। ये 2 क्वेश्चन आपको याद रखने, मैंने स्पेशल आर्थिक समीक्षा के बहुत सारे विद्यार्थियों की मांग होती है तो मैंने स्पेशल इसके अंदर डाले हैं। अब देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधारित गतिविधि शिक्षण को महत्व देते हुए सप्ताह के किस वार को नो बैग डे प्रारंभ कर रखा है? अब ये तो आपको पता है कि एक सप्ताह में शनिवार है, उसको नो बैग डे घोषित किया है, ये आपको पता है, क्लियर है। लेकिन एक नई बात ये है, नई बात कौन सी है? नई बात ये है कि इसमें जो एक महीने के अंदर शनिवार आते हैं उसको कौन कौन से काम होंगे, ये आपको बताना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से पेपर में पूछा जाएगा। एक तो सबसे बड़ी बात, जब से सरकार ने इस शनिवार को नो बैग डे में घोषित किया, क्योंकि सरकार ने 2020-21 के बजट में घोषित की थी, और भगवान की दया से ये 2 साल ऐसे हो गए बच्चों के नो बैग डे चल रहे हैं कि एक शनिवार क्या पूरा सप्ताह ही नो बैग डे का, स्कूल का दर्शन ही नहीं हो रहे हैं, ऐसी कंडीशन आ गई है बजट में जब से घोषणा की है। तो पहले तो देखिए, भारत में राजस्थान पहला राज्य है जो शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधारित गतिविधि शिक्षण को महत्व देते प्रत्येक शनिवार को नो बैग डे प्रारंभ किया है। ठीक है, प्रत्येक शनिवार सीखने की गतिविधियों का अलग अलग होगा। देखो, पहला शनिवार आएगा ना, उसमें राजस्थान को पहचानना, यानी शनिवार के दिन कोई बैग वगैरह कुछ नहीं लेके जाना, एकदम मानसिक तनाव को दूर करते हुए बच्चों के साथ ऐसे व्यवहार एकदम बढ़िया तरीके से, सामाजिक प्राणी होने से, और उनको चीजें पहले शनिवार को क्या जब होगा तो उसको राजस्थान के बारे में बताया जाएगा, राजस्थान की मिट्टी जलवायु, वैसे नॉर्मल खेल खेल में बताया जाएगा। एक मोन्टेसरी विधि होती है ना, जब कोई रीट की तैयारी कर रहा है या शिक्षण विधि पढ़ता है, उसमें ये चीजें आई है। आप पढ़ोगे ना, जब एनसीएफ 2005 और आरटीई 2009, इनके तहत ये चीजें हैं कि मानसिक दबाव बच्चे का कम करना। ठीक है, पहले शनिवार को राजस्थान को पहचानने की गतिविधि होगी। दूसरा शनिवार भाषा कौशल का विकास होगा, भाषा बच्चे को वैसे सिखाया जाएगा, किताबी ज्ञान नहीं दी जाएगा, वैसे सिखाया जाएगा। तीसरे शनिवार को खेलेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान, इसमें खेल खिलाए जाएंगे अलग अलग प्रकार के। हालांकि बहुत सारे निजी स्कूल है सिर्फ फॉर्मेलिटी करते हैं, इस दिन कुछ नहीं करते, और पिछले अभी तक तो इस पायलट प्रोजेक्ट को अपनाया तो गया ही नहीं है, क्योंकि जब से इसकी घोषणा हुई है तब से स्कूल नहीं लगा है। चौथा शनिवार, मैं भी एक वैज्ञानिक हूँ, यानी अनुसंधान के बारे में बताया गया, कैसे खोज की जाती है और बच्चे को कैसे उस चीज में रुचि पैदा की जाए, मैं भी एक वैज्ञानिक हूँ, ये टॉपिक रहेगा। और पांचवा शनिवार, बाल सभा मेरे अपनों के साथ, उस दिन बाल सभा करवाई जाएगी। पहले परंपरा होती थी शनिवार के दिन बाल सभा करवाई जाती थी, तो पांचवा शनिवार होगा बाल सभा मेरे अपनों के साथ। अब ये क्वेश्चन मेरा ये लाने का टारगेट नहीं था कि शनिवार है, टारगेट मेरा ये था पहले शनिवार, दूसरा शनिवार, तीसरा शनिवार, चौथा शनिवार और पांचवा शनिवार, इनमें होगा क्या पेपर में। अगर टफ क्वेश्चन बनाया तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किस बजट में घोषणा की थी ये भी याद रखना, 2020-21 के बजट में घोषणा की थी। सातवां क्वेश्चन देखिए, आरसीए के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आरसीए मतलब राजस्थान क्रिकेट संघ, राजस्थान है क्रिकेट संघ के अध्यक्ष कौन है? अब क्यों टॉपिक
ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन क्यों दिया, क्योंकि हाल ही में राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष वैभव गहलोत जी का जन्म दिवस आता है। जब भी किसी शख्स का जन्म दिवस आता है तो उस क्वेश्चन को हम लेकर उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो राजस्थान क्रिकेट संघ के वर्तमान अध्यक्ष वैभव गहलोत है। और इस आरसीए यानी राजस्थान क्रिकेट संघ, ध्यान रखना, एक जैसे बीसीसीआई ने, ये बीसीसीआई के अधीन काम करते हैं, हर राज्यों के अलग अलग क्रिकेट संघ है। तो वैभव गहलोत इसके वर्तमान अध्यक्ष है, ये याद रखना। और तस्वीर में आपको दिखा देता हूँ। उससे पहले जनार्दन सिंह गहलोत के बारे में जानते हो, जो राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष थे, कबड्डी स्टार थे। इनका हाल ही में निधन हो गया। राजेंद्र गहलोत राज्यसभा से निर्वाचित सांसद है। और अशोक चौंदना हमारे राजस्थान के खेल मंत्री हैं, ये याद रखना। अब मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ राजस्थान क्रिकेट संघ के वर्तमान अध्यक्ष वैभव गहलोत की। ये देखिए वैभव गहलोत। अब मैंने इसके सामने तस्वीर क्यों दी, क्योंकि ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र हैं। इसके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र हैं। तो इस क्वेश्चनों को याद रखना। और आपको पता है राजस्थान जो है वो कितनी बार रणजी जीत चुकी है, रणजी ट्रॉफी कितनी बार जीत चुकी है, तो 2 बार राजस्थान आज तक रणजी ट्रॉफी जीत चुकी है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, हाल ही में कौन सा जिला ऑक्सीजन मित्र योजना के कारण चर्चा में रहा, तो सभी के जवाब थे बीकानेर का जिला रहा था। और केंद्र सरकार ने इसके सुझाव को पूरे देश में लागू करने की बात कही है। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जाता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ के क्या जाता हूं, दिल में ही बिठा लेना इसको। 2020-21 में जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में राजस्थान का कौन सा केंद्र शामिल नहीं है? 2020-21 में जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में राजस्थान का कौन सा केंद्र शामिल नहीं है? जयपुर, अलवर, अजमेर, भीलवाड़ा। पक्का यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब क्वेश्चन देखिए, यस्टरडे डोज थी पशु गणना के अनुसार देश का कितना प्रतिशत पशुधन राजस्थान में है? तो 10.60%। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। और पूरे भारत में सबसे ज्यादा पशु गणना के मामले में दूसरे नंबर पर हमारा राजस्थान आता है। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की शुरुआत कब हुई? तो 2 अक्टूबर 2011 को हुई। और ये क्वेश्चन कहाँ थे, फिर बता देता हूं मैं। 12 मार्च 2021 को आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर टेक्निकल का जो एग्जाम हुआ था उसमें आए थे। राजस्थान के कौन से शहर स्मार्ट सिटी में शामिल नहीं है? शामिल है तो अजमेर, जयपुर, कोटा, उदयपुर। और उसमें चौथा ऑप्शन था, यानी 3 दे दिए और चौथा एक ऑप्शन था जोधपुर। तो 4 शहर शामिल है। और अभी इनकी रैंक भी जारी हुई है। राजस्थान पूरे देश में झारखंड के बाद दूसरे स्थान पर है स्मार्ट सिटी योजना में लागू करने में। इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत कब हुई? 20 अगस्त 2020 को। इसके बारे में तो हम खूब चर्चा कर चुके हैं। सांबर झील में किन नदियों का पानी गिरता है? तो मेंथा, खारी, रूपनगढ़, खंडेला, 4 नदियों का पानी गिरता है। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच कौन सा पठार स्थित है? तो बोराट का पठार स्थित है। और राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी है। इतने क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन आए थे। और भी क्वेश्चन है, आज मैं फिर जिन विद्यार्थियों ने जवाब दिए उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं। अब ये देखिए उसी एग्जाम में फिर क्वेश्चन आए हुए हैं, चंबल नदी राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है? देखो चंबल नदी राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है, मैंने कहा ना चंबल नदी को तो पढ़ना ही है। राजस्थान का दूसरा पवन ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित है? राजस्थान का दूसरा पवन ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित है? इसके 4 ऑप्शन थे। अब ये गंग नहर का संबंध किस जिले से है? व्यास परियोजना का संबंध किन राज्यों से है? सिद्धमुख परियोजना का संबंध किन राज्यों से है? और माही बजाज सागर परियोजना का संबंध किन राज्यों से? ये एक साथ ही क्वेश्चन आए थे। इनमें पूछा था असम्मिलित बताइए। इनमें क्या पूछा था? असम्मिलित बताइए। गंग नहर का संबंध, व्यास परियोजना, सिद्धमुख, इनके क्वेश्चन के जवाब देना। और ये बार बार पेपर में रिपीट होते हैं। तो ये विद्यार्थी शानदार तरीके से कमेंट में जवाब देते हैं। और कई विद्यार्थियों के अगर कमेंट कट जाती हैं तो थोड़ा ध्यान रखना। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे। अब कल के विद्यार्थी जिन्होंने कमेंट में जवाब दिए उनके नाम जरूर बोलना चाहूंगा मैं। कल के जो जवाब थे, हेमलता नागर, थैंक यू सर जी आपको भी। और ऑक्सीजन मित्र योजना बीकानेर, देव की लाडली काव्या गुजर, जय हिंद आपको। पुखराज पुनाव जी ने अच्छा जवाब दिया। रेखा खिच्चर, सत्येंद्र सिंह, प्रकाश कुमार, भरत सिंह राव, सुमी, कांतिलाल पुरोहित, विजय मीणा, मजा आ गया गुरुजी, थैंक यू। मिस मत करना करो क्लास गुरुजी, कई बार मिस हो जाती है बस इसी वजह से। आरती मीणा, पिंकी साहू, नाइस कलेक्शन, मनीषा बिश्नोई, दीपक यादव, पवन सिंह राठौड़, सोनिया राठौड़। इसके अलावा सोनिया राठौड़ के बेहतरीन जवाब थे सभी के सभी। सर रीट वालों का भी ध्यान रखा करो, आज मैं क्लास नहीं ले पाई मिस। रीट की क्लास शाम 8 बजे की क्लास आप देखा करो, उसमें रीट का सारा मैटर आ जाता है। रजत गुप्ता, अशोक पुरी, ओम प्रकाश बेरवा, इसके अलावा अनिशा बिश्नोई, राहुल मीना, परवीन पारिक, ममता खानवाली, रजनी गलगट, रवीना गुर्जर, ममता बिश्नोई, डॉक्टर मनीष पारिक, सपना कुमारी, सूर्य और सूर्यवीर सिंह जी। हाँ जी सूर्यवीर सिंह जी, आपको मई की जल्दी 2 दिन बाद मई के टॉप 100 क्वेश्चनों का वीडियो मिल जाएगा।
विरम मेघवाल, सुशीला गुर्जर, बजरंग बली की लाडली शीला गुर्जर, गुड मॉर्निंग। सोनिया नरवाली थी, सर रोज जो टेस्ट लेते हो उसकी आज तक की पीडीएफ शेयर करो, रिवीजन। पीडीएफ टेलीग्राम पर सब डाली हुई है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। इकोनॉमिक्स ऑन योर फिंगरिंग बीकानेर। और गुर्जर चैना जी, प्रवीण परिहार जी, धन्यवाद आपका। पंकज शर्मा, प्रवीण परिहार सर जी, मैं आपकी शुरुआत से जुड़ा हूँ। हाँ प्रवीण परिहार जी, बिल्कुल आपका हमें पता है। और माधुराम जी, इसके अलावा माधुराम जी, एमएसएन, बाबूलाल सेन, निशा शर्मा, सोनिया नरवालिया, प्रवीता मेघवाल, कमागणी, निकेश सांबरिया, सुमेर भाटी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य, प्लीज वीडियो दीजिए जरूर। संजय गुर्जर, इसके अलावा काव्या जोहड़, ममता खानवाली, राजगोला, सुप्रभात, राधे राधे, रुकमा कुमारी, गुड मॉर्निंग। और महेंद्र कुमार मीणा जी, तो आप सभी के जवाब जो बेहतरीन जवाब थे, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना।